स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या पढ़ते हैं? रिलेशन बिटवीन स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम का रिलेशन बिटवीन पढ़ते हैं। इससे पहले स्पेस एंड टाइम को हमेशा से एब्सोल्यूट माना जाता था, लेकिन 1905 में आइंस्टीन ने कहा नहीं भाई, टाइम एंड स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसकी थ्योरी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। यही पढ़ते हैं इसमें हम, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। नाउ इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं ऑब्जर्वर को। जैसे ये हो गया, ये हो गया, आपके दो ऑब्जर्वर हो गए। और फ्रेम कहते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है, वो होता है फ्रेम। उसका फ्रेम, ऑब्जर्वर का फ्रेम, ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि ये कार जा रही है, ये कार जा रही है, तो ये वाला क्या बोलेगा? ये बोलेगा ये कार मुझसे लेफ्ट में जा रही है, ये बोलेगा नहीं ये तो राइट में जा रही है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही होंगे, दोनों के एक दूसरे के खिलाफ है, उसके बावजूद दोनों सही है अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इसका फ्रेम देखने का नज़रिया अलग है, इसका देखने का नज़रिया अलग है। और रिलेटिव है, एक दूसरे से रिलेटिव, ये इसके रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव होता है, एक तो होता है रियल और एक होता है रिलेटिव। जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो स्पीड और टाइम क्या हो गया? एक दूसरे से रिलेटिव हो गए, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। हालांकि डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करेंगे। जैसे कि आपके मम्मी पापा हो गए, वो डायरेक्ट हो गए, रियल हो गए। और मामा मामी, चाचा चाची, ये सब क्या हो गए? आपके रिलेटिव्स हो गए। डायरेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन इनडायरेक्ट हो गए। तो ये होते हैं रिलेटिव। रिलेटिव भी जानना ज़रूरी होता है इसके लिए। तो ये तो हो गया इमेजिनेशन के एतबार से। फिजिक्स के एतबार से आप इसको कैसे देखेंगे? कंसिस्ट ऑफ, ये होता है कंसिस्ट यानी मेड अप ऑफ, ये बनता है एब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। एब्स्ट्रैक्ट होता है इमेजिनेशन, आइडिया, एक आइडिया होता है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है ये कि कोई भी चीज़ कहाँ पर उसकी पोजीशन है, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, इसको हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे ये x की डिस्टेंस से कितनी है, ये y की डिस्टेंस से कितनी है। अगर 3D में देखो तो आप ये x y z हो जाएगा, तो उसकी लोकेशन क्या है किसी भी चीज़ की। आपके पास एक दीवार है, उसमें एक घड़ी है, तो घड़ी यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे है। जैसे ये कोना है, ये कोना है, ठीक है, इस पे ये चीज़ कितनी दूरी पे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन होती है पोजीशन की। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम, यानी उस चीज़ को हम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इमेजिनेशंस करते हैं। एंड द सेट ऑफ फिजिकल रेफरेंस पॉइंट। सेट फिजिकल रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि एक दीवार पे आपकी घड़ी है, तो घड़ी क्या फिजिकल हो गई, तो इसका ये हो गया डिस्टेंस का हो गया, ये फिजिकल हो गए। और इस पर क्या क्या लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो पूरा फिजिकल्स का सेट हो जाएगा, फिजिकल इक्वेशंस का सेट हो जाएगा। पोजीशन की इक्वेशन हो जाएगी और अदर की इक्वेशन की, उस पूरे की सेट होती है। दैट यूनिकली फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो कि बिल्कुल यूनिकली फिक्स्ड होता है कोऑर्डिनेशन सिस्टम के, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड मेज़रमेंट बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है, साइंटिफिक होता है। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ना कि वो मिस्त्री वाला होता है ना, वो फीता, वो नहीं होता है, बल्कि स्टैंडर्ड होता है, साइंटिफिक होता है। विद इन द फ्रेम के अंदर उसको नापने, मेज़र करने के लिए टेक्नोलॉजी मशीन का सारा लेते हैं। और फॉर एन डायमेंशन n+1 रेफरेंस पॉइंट आर सफिशिएंट टू रेफरेंस फ्रेम, यानी इसको समझने के लिए n और n+1 का एग्जांपल बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको कैसे समझेंगे? जैसे ये है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये है दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इसके अंदर एक ऑब्जर्वर है, दूसरे में दूसरा। अब जैसे यहाँ पर कोई घड़ी है, इसमें 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 12 बज रहे हैं, ये जब देखेगा तो इसके लिए डिस्टेंस भी तो मायने रखेगी ना, तो इसके लिए तो n डायमेंशन हो गया, ये इसके लिए n+1 डायमेंशन हो जाएगा। ये चीज़ समझाने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को काफ़ी होगा। नाउ इसके बाद हम देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही मैंने बता दिया पूरा। नाउ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके अंदर क्या है, इसका एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक अर्थ है, ठीक,
अर्थ क्या है, हमको मालूम है आज कि अर्थ मूव कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है सूरज के चक्कर लगा रही है, तो घूम रही है। लेकिन अर्थ के अंदर एक पहाड़ है, अर्थ के अंदर एक पहाड़ है, उसको देखने वाला ऑब्जर्वर क्या है, वो अर्थ के अंदर ही है। तो वो अर्थ के अंदर उस पहाड़ को कैसे देखेगा, भाई रुका हुआ ही देखेगा, वो तो रुकी हुई, क्योंकि वो खुद भी क्या है, उसी अर्थ के अंदर है। जबकि कोई बंदा चांद पर होगा तो चांद पर से देखेगा तो ये अर्थ भी तो घूम रही होगी उसके नज़रिए से। तो इसके नज़रिए से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा इसका, वो क्या होगा, वो होगा बिल्कुल इनर्शियल, और इसके नज़रिए से नॉन इनर्शियल होगा। और इनर्शियल से कुछ याद आ रहा है, इनर्शिया फोर्स यानी इनर्शिया रेसिस्टेंस फोर्स, इन दोनों के लिए रेसिस्टेंस फोर्स सेम होगा। इस पर थोड़ी ना रेसिस्टेंस फोर्स लगेगा, इसका क्या ताल्लुक उससे, तो ये नॉन इनर्शियल होगा। जैसे इस पर कुछ भी हो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको एक और एग्जांपल से आप देख सकते हैं, जैसे बस है, बस के अंदर दो बंदे हैं, ठीक है। तो अगर बस रुकी तो दोनों पीछे जाएंगे, तो इन पर क्या है, न्यूटन्स ऑफ लॉ लगा, दोनों पीछे गए, इनर्शिया फोर्स दोनों पे लगा, लेकिन ये बंदा थोड़ी ना पीछे जाएगा, इस पर तो लगा ही नहीं वो चीज़। तो ये बात है। तो इन दोनों के लिए क्या हुआ, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक दूसरे के लिए, वो क्या हो गया, इनर्शियल। लेकिन इस बंदे के लिए इन दोनों का नॉन इनर्शियल हो गया। ये फ़र्क है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। इसको और समझ सकते हैं आप, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ये है, इस बंदे का ऑब्जर्वर है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे कि बस में का इन दोनों बंदे के लिए ये जो बस है कांस्टेंट चल रही है, विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के ईच अदर, दोनों क्या है, कांस्टेंट चल रही है ये बस, इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है क्या है, इनर्शियल होगा। दूसरे बंदे के लिए आप देख लो, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये बस है और ये बंदा है। इसके नज़रिए से बस क्या, लगातार बस की स्पीड तेज़ हो रही है, कम हो रही है, आगे जा रही है। तो इस बंदे की नज़र से ये बस क्या है, हो गई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। ये मतलब है एक दूसरे से रिलेटिव भी है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज़ जीरो, बिल्कुल सही है। ये जो दो हैं इनके लिए एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा, दोनों के लिए बस सेम चल रही है, और इसके लिए नॉन जीरो हो गया, यानी बस आगे पीछे होती रहेगी इससे, ये मतलब हो गया। इनर्शियल फ्रेम पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, न्यूटन के जो लॉ है वो एप्लीकेबल होते हैं, सारे न्यूटन ऑफ लॉ एप्लीकेबल। जैसे ये बस हो गया, ये दो बंदा है, बस रुकेगी तो दोनों पीछे जाएंगे, दोनों पर लॉ ऑफ फोर्स लगा और दोनों पे सेम लगा, लेकिन ये बंदा थोड़ी ना पीछे जाएगा, इस बंदे पे नहीं लगा। तो इनर्शियल फ्रेम में तो सब पर न्यूटन के लॉ अप्लाई होते हैं सेम, लेकिन नॉन इनर्शियल पे न्यूटन्स के लॉ सेम अप्लाई नहीं होते हैं ना। और इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक ट्रेन है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म में, मैंने वो बता दिया आपको, ट्रेन हो ले लो, बस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, दो बंदे हैं, इन पे सेम हो गया। और ये फ्री फॉलिंग लिफ्ट हो गया, जैसे ये लिफ्ट हो गया ना, ये बंदा हो गया, ये जो नीचे गिर रही है लिफ्ट, और सामने वाला देखेगा, और ये एक बॉल है, ये बॉल को इसने उछाला ऊपर, इस बॉल को उछाला, तो ये बंदा क्या देखा यहाँ से कि भाई इसने तो 8वीं मंजिल पे उछाला था, और इस बंदे ने कब पकड़ा इस बॉल को, लिफ्ट तो नीचे आ रही थी ना या ऊपर जा रही थी, कुछ भी मान लो, इसने पकड़ा 4थी मंजिल पे। ये जो बंदा देखेगा भाई इसने तो 4थी मंजिल पे पकड़ा, इसके लिए तो वो बॉल क्या है, इसके नज़रिए से बॉल क्या है, 2 ही मीटर ऊपर गई थी, 1 मीटर मान लो, इसके नज़रिए से 4 बिल्डिंग नीचे आ गई बॉल। तो ये अलग अलग हो गया ना, फ्री फॉलिंग लिफ्ट। ये एग्जाम्पल हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, दोनों का, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर बता दिया सारी चीज़ें। नाउ आगे देखते हैं हम न्यूटनियन रिलेटिविटी, यानी आइंस्टीन से पहले कौन सी रिलेटिविटी चलती थी। उससे पहले क्या कहता, न्यूटन रिलेटिविटी क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स फ्रेम, टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशंस फ्रेम, दो फ्रेम हो गए, जैसे ये 2 फ्रेम है, ठीक है ना, इसके कुछ कोऑर्डिनेट है, इसका ये कोऑर्डिनेट है, इसका ये कोऑर्डिनेट है, इसके बीच रिलेशंस होता है, दैट मूव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करती है। इसका मिसाल ले लो, बस का ले लो, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कर रही है, रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटिव है, डायरेक्ट तो नहीं है,
डायरेक्ट तो भाई दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट क्योंकि वो बस के अंदर है। इस वजह से ये 3 बातें आप याद रख लेना न्यूटन रिलेटिविटी की, कि 2 कोऑर्डिनेट्स फ्रेम होते हैं, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि मूव करते हैं, इसको बस में ले लो, और ईच अदर होते हैं, रिलेटिव होते हैं, रियल नहीं होते हैं, रियल में तो अलग अलग है, रिलेटिव होते हैं, यानी बस के एतबार से दोनों सेम होते हैं। ये 3 बातें उसने कही थी न्यूटन रिलेटिविटी ने। नाउ अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, न्यूटन को ही, न्यूटन ने जो बात कही थी उसको क्या डिफाइन करता है, यानी एक्सप्लेन करता है, और लॉरेंट्ज आइंस्टीन की बात को डिफाइन करता है, एक्सप्रेस करता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे ये दो क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इसमें एक घड़ी है, तो इस घड़ी में 12 बज गए, तो यहाँ तक ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, यहाँ जो बंदा देखेगा, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो गैलीलियन इस न्यूटन बेचारे ने क्या कहा था कि अगर लॉ ऑफ नेचर, अगर न्यूटन्स के लॉ, गैलीलियो ने क्या कहा था कि इफ़, अगर लॉ ऑफ नेचर एक रेफरेंस में सेम होगा, ट्रू होगा, यानी एप्लीकेबल होगा, जैसे ये हो गया, इस बंदे के लिए अगर कोई चीज़ एप्लीकेबल हो रहा है तो वो ही दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, चाहे वो कहीं पर भी हो, यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, और अगर रिलेटिव है तो। नाउ इससे 2 बातें समझ में आती थी कि एक तो कि ये यूनिवर्स एब्सोल्यूट है, यानी हमेशा से है यूनिवर्स, और एब्सोल्यूट है, इनफाइनाइट है, और जो पूरी यूनिवर्स में जो टाइम है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, सेम है, पूरी यूनिवर्स में टाइम चेंज नहीं होता है। ये दोनों ही बात गलत थी। ये किसने बताई? हमको आइंस्टीन ने बताई। तो इस आइंस्टीन की बात को लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन करती है। ये क्या कहता है? एक्सप्लेन रिलेटिव कॉन्सेप्ट दैट द स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट। स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। आज बिग बैंग थ्योरी से हमको मालूम है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद स्पेस बना, तो स्पेस फैलता ही जा रहा है, तो वो तो एब्सोल्यूट था ही नहीं, वो तो फैल रहा है ना, जो चीज़ फैल रही है वो एब्सोल्यूट कैसे हो गई? और टाइम भी क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि अगर कोई ब्लैक होल है, ब्लैक होल के पास की दुनिया में टाइम अलग चलेगा, हमारे यहाँ अलग चलेगा। कि अगर ब्लैक होल के पास कोई दुनिया होगी, उसका 1 घंटा हमारे यहाँ 100 साल के बराबर हो जाएगा, तो टाइम दोनों के यहाँ अलग अलग चला, और ये सच्ची बात है। आजकल जो क्या है, सैटेलाइट्स में बार बार साइंटिस्ट को टाइम चेंज करना पड़ता है इसी वजह से। तो और क्या कहता है ये? एब्सोल्यूट। और ये इसने क्या कहा? तो लेंथ, टाइम एंड मास डिपेंड ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से लेंथ, मास, टाइम डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक बुलेट ट्रेन है जो कि चल रही है 400 किलोमीटर की रफ्तार से। इसकी है ना क्या है, इसकी साइज़ है इस ट्रेन की, वो कितनी मान लो आप, 10 मीटर मान लो, ठीक है, 10 मीटर मान लो इस ट्रेन की साइज़ है। लेकिन यहाँ ऑब्जर्वर ये 400 किलोमीटर से चल रही है, तो इसको 10 मीटर की ट्रेन थोड़ी ना दिखेगी, उसको तो 1 ही मीटर की दिखेगी ट्रेन, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी ज़ोर से है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से लेंथ बदल गई ना उसके लिए, और ऑब्जर्वर के लिए ये कहता है। लेकिन अगर यही ट्रेन धीरे चलती तो उसको 10 मीटर की दिखती ट्रेन। तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से लेंथ, टाइम और मास में भी चेंज होता है। टाइम में कैसा आ जाता है? टाइम में भी आप देख सकते हैं, एक ब्लैक होल के पास है और एक हमारे दूर है, तो टाइम में चेंज आ जाता है। उसी तरह से मास में चेंज आता है। अगर कोई चीज़ लाइट ऑफ रफ्तार से चल रही है तो उसकी मास है क्या है, ऑब्जर्वर के लिए कम हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटिव मोशन ऑब्जर्वर के एतबार से हो जाता है। और इससे क्या बात पूरी हुई? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट, बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट पूरे यूनिवर्स में अगर वैक्यूम है तो कांस्टेंट होगी, वाटर में तो बदल जाएगी, यहाँ वैक्यूम इसलिए कहा गया, वैक्यूम में कांस्टेंट होगी और इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट मतलब ये जैसे दो ऑब्जर्वर है, जो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट होगी वो यहाँ का ऑब्जर्वर के लिए भी वही होगी। 299 है ना, 299 कुछ है, तो दोनों के लिए बराबर होगी। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ होगी उसके लिए कुछ होगी, तो इंडिपेंडेंट होगी, यानी डिपेंडेंट नहीं होगी ये स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी को आइंस्टीन के 2 पोस्टुलेट को ये डिफाइन करते हैं। पहला क्या है कि पहला है द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम। लॉ ऑफ फिजिक्स सेम होगा, कैन बी स्टेट सिंपलेस्ट फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम होगा। ये बात तो ठीक है ना। सेकंड का क्या उसने कहा, ये दूसरा पोस्टुलेट कहा कि इस लाइट की स्पीड है वो कॉन्स्टेंट होगी, बराबर होगी पूरे यूनिवर्स में, और इंडिपेंडेंट होगी, यानी वो डिपेंडेंट नहीं होगी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जो इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए लाइट होगी, ये वो इसके लिए भी होगी। इसमें डिस्टेंस में वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ी ना स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी उसके लिए, बिल्कुल सेम रहेगी और इंडिपेंडेंट होगी, किसी पर डिपेंड नहीं होगी, रिलेटिव मोशंस पर भी
रिलेटिव जो होगा उसका उस पर स्पीड ऑफ लाइट नहीं करेगी, जबकि लेंथ मास वो टाइम करेगा, स्पीड ऑफ लाइट नहीं करेगी। ये बात कही थी इस आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट से। तो आपको समझ में आ गया वो क्या कहते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम और ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और वो लास्ट में आप न्यूटन लॉ ऑफ भी देख ही लो साथ ही साथ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो बॉडी उसी हालत में रहेगी हमेशा से, चाहे 100 साल बाद भी देखो वो वहीं रहेगी, अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। सेकंड लॉ कहता है अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी में वो मूव करना लग जाएगा जितना फोर्स लगेगा। तीसरा क्या कहता है, फोर्स इक्वल होगा, अगर ये क्या कहता है तीसरा कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दोनों फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे कि दो फोर्स हैं, एक इस पर लग रहा है, इधर बराबर लग रहा है, तो ये जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा और वो चीज़ नहीं करेगी। जैसे कि ये दो है, ये मूव दोनों एक दूसरे से टकराएगी तो एक दूसरे के इक्वल डायरेक्शन में वो जाएगी और इक्वल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो यही न्यूटन थॉर ऑफ मोशन है। क्रिकेट में बैट बॉल इसे ऐसे ही तो खेलते हैं, अगर ये लोग काम नहीं करता तो क्रिकेट कैसे खेलते हैं भाई, कोई कितने फोर्स से बैट घुमाता, सबकी बॉल जाती भाई बाउंड्री के पार, हर बॉल छक्का हो जाता है, लेकिन नहीं होता है। वो न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन की वजह से होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं मार रहा हो लेग में और चली जाए ऑफ में, ऐसा तो नहीं होता। और जितने फोर्स से मारोगे उतना ही जाएगी, और जितनी बॉल तेज़ रफ्तार से आती है उतनी तेज़ रफ्तार से जाती है, और अगर धीरे बॉल है तो पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन जो पूरी यूनिट्स में काम करते हैं। ये यहाँ पर आपका बेसिक्स कंप्लीट होता है। थैंक्स।